हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी वीडियो में करेंगे यानी कि यूजीसी नेट जो हमारी सीरीज़ चल रही है और जो हमारा टारगेट कौन सा है। हमारा टारगेट है जून 2024 का एग्ज़ाम। तो हम अपना दी बेस्ट दे देंगे इस एग्ज़ाम में कि ये क्रैक हो जाए। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। इससे पहले हम कर रहे थे बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस क्या थी, हमारे स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से थे, मॉनिस्ट, ड्यूअलिज्म, उनके टाइप्स और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप पुराने जो पार्ट्स हैं वो देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम करेंगे ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। जो हमारे ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस है, खासकर के तौर पे हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा जो हम आज तक पढ़ रहे थे यानी कि वेस्टर्न साइकोलॉजी जो हम कर रहे थे, यानी कि किसी अगर साइकोलॉजिस्ट ने 1856 में थ्योरी दी गई है तो ये हमारे तो हज़ारों साल पहले वो थ्योरी दे जा चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसको पॉपुलर नहीं हुई इसलिए आज तक हम वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी ईस्टर्न साइकोलॉजी और ख़ास तौर पर हमारी इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं या थ्योरीज़ हैं वो कौन कौन सी, एक तो बुद्धिस्ट, हिंदू, ताओइस्ट और हमारा जैन धर्म, जैनिज़्म। लेकिन जैन धर्म से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है नेट के एग्ज़ाम में, कोई कुछ नहीं पूछा गया है, बट स्टिल ये हमारे सिलेबस में है तो हम इसे पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आज हम सबका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन, और कल से हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ताओइज्म। ताओइज्म के कुछ प्रिंसिपल हैं, थ्री ज्वेल्स ऑफ ताओ। एक तो लव यानी कि कंपैशन, एक होता है मॉडरेशन कि भाई अगर इंसान को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है तो उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, मतलब दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम हिज ओन आइडियाज, कहते हैं ना कि। और ये कब हो पाएगा, जब वो मोह माया से दूर हो जाएगा, यानी कि डिटैच्ड हो जाएगा। जब वो डिटैच्ड होगा जब ही तो अपने आइडियाज से फ्री होगा। अगर वो किसी से भी अटैच है, कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ से, तो वो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, मतलब मोह माया में वो फंसा रहेगा। तो अगर मोह माया से दूर होना है तो सबसे जो उसको एक प्रिंसिपल्स हैं वो ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज़ लव यानी कंपैशन, मॉडरेशन दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम हिज ओन आइडियाज, एंड ह्यूमिलिटी यानी कि ह्यूमिलिटी क्या होता है, हम्बल यानी उदार होना। कई बार होता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी तो है बट स्टिल वो लीडर नहीं बनेगा, कि इस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है लेकिन वो इतना हम्बल है, वो लीडर बन के कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करेगा, तो सबके साथ अपना योगदान देगा इस तरीके से, तो वो हम्बल, ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, 3 प्रिंसिपल्स हैं ताओ के। अब एक बुक है यहाँ पे ताओ में, दैट इज ताओ ते चिंग, ये एक बुक है। इसमें अब ये चीज़ दे रखी है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं ताओइज्म के, कि भाई नेचुरलनेस, नेचुरल होना चाहिए, वाइटैलिटी होनी चाहिए, पीस, नॉन एक्शन, एम्प्टीनेस का यहाँ पर मतलब ये नहीं है खाली हो जाए वो, मतलब रिफाइनमेंट, उसमें कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट आनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट जो शब्द है ना ये आपको हर जगह मिलेगा मोस्टली, ठीक है। फिर है स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया, फिर है स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्टनेस, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ताओइज्म, ये आपसे पूछा जा सकता है। आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हर एक पर्सपेक्टिव का। अब आता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कुछ फंडामेंटल रियलिटी है, तब ये फंडामेंटल रियलिटी क्या है, यानी कि मान सकते हैं हम सत्य। यहाँ पे जो टर्म्स है मैं वो बता रही हूँ पहले, अनिका, दुख, अनंत, ठीक है। अनिका, दुख, अनाथ, अनाथ, ओके। तो अनिका मतलब है एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, ये क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ एक टेम्परेरी चीज़ है। दुख, तन्हा मतलब सफर, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, कोई इंसान नहीं होगा, हर एक इंसान के जीवन में दुख होते हैं। तो एक रियलिटीज़ हैं। अब कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई हर एक इंसान के जीवन में दुख है, और अनाथ, नो सोल। ये किस पे बिलीव करते थे कि सोल नहीं है, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी जो है हमारी,
कॉस्मिक एनर्जी या मेटाफिजिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। अगर ये उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते तो क्या हम कह सकते हैं क्या ये मोनिस्ट थे? क्या हम कह सकते हैं कि मोनिस्ट थे? ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सोल को नहीं मान रहे, ये एक ही चीज़ को मान रहे हैं, दैट इज़ बॉडी। तो ये मोनिस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेटाफिजिकल एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया था। अब इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए और इन्होंने कहा कि ये 4 नोबल सत्य, मतलब ये सत्य हैं और अगर इससे छुटकारा आपको पाना है तो आपको 8 फोल्ड पाथ्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो जो सत्य है आज हम वो देख लेते हैं। सत्य क्या? लाइफ इज सफरिंग। भाई ठीक है, जीवन में दुख तो आएंगे ही, और ये क्या है? सिम्टम्स। सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले, आपको कोई बीमारी होती है सिम्टम्स आने लगते हैं ना, कि मान लो बुखार आने वाला हो तो आपको थोड़ा सा गले में दर्द होने लग जाएगा या कुछ ऐसा होने लग जाएगा, फिर आपको जाके बुखार होगा अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि थोड़ा सा गले में दर्द हुआ, छींक आई, आपने यही ट्रीटमेंट कर दिया तो बस बढ़ेगा ही नहीं। बट अगर नहीं किया, जैसा कि मोस्टली हम इग्नोर ही करते हैं, तो वो फीवर का रूप ले लेता है। तो वो चीज़ें सिम्टम्स हैं। लाइफ इज सफरिंग, दुख। सफरिंग्स ऑरिजिन, और जो लाइफ है हमारी वो सफरिंग है, लेकिन सफरिंग इज ऑरिजिन। सफरिंग खुद एक ऑरिजिन है, ठीक है, ये खुद एक कॉज है, ये एक ऑरिजिन है, इसी की वजह से सब होता है। अब सफरिंग सेसेशन, सेसेशन यानी कि रोकथाम। अब इस सफरिंग से रोकथाम कैसे करें? यानी कि पॉसिबिलिटी है आपकी जो क्योर है, आपको जो दिक्कत है उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इलाज हो जाएगा। क्योर यानी कि इलाज, ठीक है। तो क्या करेंगे? सफरिंग सेसेशन यानी कि रोकथाम, द वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। अब अगर आपको रोकथाम का इलाज, तो ठीक है, सिम्टम्स हो गए, कोज क्या है वो पता चल गया, अब आपके पास रोकथाम है का इलाज है। ओके, अब जो रोकथाम का इलाज है वो क्या है? 8 फोल्ड पाथ्स, ठीक है। अब वो 8 फोल्ड पाथ, जब 8 नोबल पाथ आप फॉलो करेंगे तब आपको एनलाइटमेंट या निर्वाणा आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 8 फोल्ड पाथ्स को हम फॉलो करेंगे, तो ये इनके 4 नोबल ट्रूथ। अब इनके 3 मेन स्कूल्स हैं, बुद्धा के 3 मेन स्कूल्स। ये बुद्धा जब थे, जीवित थे, जब ये स्कूल्स नहीं बने थे, इनकी मृत्यु के बाद ये 3 स्कूल्स बने थे। थरवाड़ा बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म और वज्रयाना बुद्धिज़्म। इसको इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए मैंने लिखा है स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, चिल। थेरवाड़ा बुद्धिज़्म को वो लोग फॉलो करते थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब हद से ज़्यादा। फिर आया महायाना बुद्धिज़्म, ये लोग मॉडरेट थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे और चिल भी नहीं थे, ये ठीक ठीक थे। फिर आया वज्रयाना बुद्धिज़्म, ये बहुत चिल आउट बंदे थे, मानते थे बुद्धिज़्म फिलोसफी में, बट दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट कि भाई नहीं यही सब कुछ है और ऐसा ही है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं इन स्कूल्स के बारे में। जैसे कि फर्स्ट हमारा है थेरवाड़ा, जिसको हम हिनायना के नाम से भी जानते हैं। ओके, वे ऑफ द एल्डर्स, ये जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना, ये जो पूर्वज थे, ये उनका बनाया हुआ स्कूल था। ओल्ड ट्रेडिशन बेस्ट वे टू अटेन निर्वाणा, ये सबसे पुराना ट्रेडिशन है निर्वाणा अटेन करने का। बी मोंक, नन और मेडिएट, मतलब ये मानते थे कि भाई अगर आपको निर्वाणा अटेन करना है तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, आप संत बन जाओ। अगर आप संत बन जाते हैं तभी आप निर्वाणा अटेन कर सकते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। फाइंड वन पाथ टू एनलाइटमेंट, वेरी मच ऑन एन इंडिविजुअल रिलीजन। अब ये मानते थे कि भाई अगर आपको एनलाइटमेंट पानी है ना तो आप खुद जाओ, अपना अपना तरीका है, अपना अपना रास्ता है। जैसे कि ये तो है कि आपको संत तो बनना ही है, संत तो आपको बनना है, ये तो ठीक है, लेकिन अब आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, एक इंडिविजुअल की चॉइस है। आपको बुद्धा नहीं आके बताएंगे, आपको कोई भगवान आके नहीं बताएगा, क्योंकि आपको जैसे पता है इन्होंने कॉस्मिक एनर्जी है जो रिजेक्ट कर दी थी, मानते ही नहीं थे किसी भी चीज़ में, तो एक इंडिविजुअल पे छोड़ देते थे कि भाई आपको निर्वाणा किस तरीके से अटेन करना है। तो ये था हमारा थेरवाड़ा, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्कूल, दैट इज़ महायाना। ये क्या करते थे? टीचर्स पीपल कैन हेल्प ईच अदर फाइंड एनलाइटमेंट। यहाँ पे क्या हो गया था, ये लोगों को पढ़ाते थे, टीच करते थे कि भाई आपको कैसे एनलाइटमेंट मिलेगी। जैसे कि थिरवाड़ा में क्या था, यहाँ पे कोई सिखाता नहीं था आपको, कोई स्कूल नहीं था, कोई टीचिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस आपकी मर्जी है, आपको संत बनना है एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट। महायाना में क्या था, आपको प्रॉपर सिखाया जाता है कि अगर आपको एनलाइटमेंट अटेन करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा।
और नॉट नेसेसरी टू बी मॉन्क नन, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको संत ही बनना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ आओ, नहीं, आप उसको मैनेज करो। बट यहाँ पे एक चीज़ आ जाती थी कि भाई अगर आपकी शादी हो गई है तो जिस पर्टिकुलर इंसान से आप उसी के साथ रहो, ऐसा नहीं है कहीं कहीं मुंह मारते फिरो, वो चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। अब इन्होंने क्या कहा, बुद्धिस्ट वॉज एनलाइटमेंट पीपल नॉट येट पास्ट टू निर्वाणा हेल्प अदर्स। अब यहाँ ये लोग क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि जो बुद्धा है वो आज भी जीवित है, वो वही हमारी हेल्प करेंगे, किसमें, टू गेन एनलाइटमेंट, ये बिलीव करते थे। और थिरवाड़ा वाले क्या थे, इनको ऐसा नहीं था, इनको था कि भाई बुद्धा जी जो है, बुद्धा हैं वो अब नहीं रहे हैं, हमें खुद करना है। बट महायाना बिलीव करते थे कहीं ना कहीं बुद्धा आज भी जीवित है और वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू अटेन एनलाइटमेंट, बट हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा पहले। जो ये मानते थे, जो निर्वाणा है कैन नॉट बी अटेन्ड इन अ सिंगल लाइफ टाइम, कि भाई अगर आपको निर्वाणा अटेन करना है तो आप एक ही जीवन में वो चीज़ अटेन नहीं कर सकते हैं। ये कौन मानता था, थिरवाड़ा और महायाना वाले मानते थे। अब हमारा आता है वज्रयाना, जिसको हम थंडरबोल्ट, द वे ऑफ डायमंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये किस पे फोकस करते थे, मंत्राज और चैंटिंग पे। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मंत्र फूकना, चैंटिंग करना, प्रेयर्स करना, प्रेयर्स, मंत्र याद कर लिए बहुत सारे, कि मंत्र आप अगर बोलोगे तब ठीक है, तब भी आप निर्वाणा को अटेन कर सकते हो, सबसे इजी रास्ता है ना। क्योंकि तिरवाड़ा क्या मानते थे, संत बन जाओ, कि भाई आपने दुनिया गृहस्थी छोड़ दी उस टाइम पे। महायाना भी ये मानते थे कि भाई आप प्रॉपर टीचिंग लो तब आप जाके अटेन कर सकते हो, और काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे भी आप पे लग जाएंगे। बट यहाँ पे वज्रयाना ने कहा गया कि सिर्फ आप प्रेयर करो, आप अच्छे से चैंटिंग करो, मंत्र वंत्र पढ़ो, और आप उसको, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। शेयर्स मैनी महायाना टीचिंग्स, ये बहुत ज़्यादा महायाना टीचिंग्स को शेयर करते थे आपस में, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग देना शुरू हो गया था, अब उसको यहाँ पे शेयरिंग होने लगी थी यहाँ पे। दे ऑल्सो बिलीव, क्योंकि शेयरिंग हो गया, शेयरिंग यानी कि ये तो देते थे, प्रॉपर स्कूल में आपको टीचिंग मिलती थी, यहाँ पे वो चीज़ें ही शेयर होने लगी, मतलब बुक्स लिखी गई और काफ़ी सारी चीज़ें। They also believe special techniques can harness spiritual energy, lead to nirvana in single lifetime. ये क्या मानते थे कि भाई अगर आप मंत्र अच्छे से पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी पे बिलीव करेंगे, तो आपको निर्वाणा एक ही लाइफ टाइम में मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको जन्म लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मूर्ति पूजन था बुद्धा में, कि आपको पता है कि बुद्धा ने मूर्ति पूजन बिल्कुल रिजेक्ट किया था, बट और यहाँ पे थिरवाड़ा और महायाना में भी कोई मूर्ति पूजन नहीं होता था, क्योंकि थिरवाड़ा वाले तो मानते ही नहीं थे। महायाना मानते थे कि बुद्धा हैं, बट स्टिल वो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, मूर्ति पूजन यहाँ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे वज्रयाना तक आते आते मूर्ति पूजन शुरू हो गया था। मूर्ति पूजन किसका, बुद्धा का। बुद्धा की मूर्तियाँ इन्होंने बनाई। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, मैं भगवान हूँ, कभी भी उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी फिलॉसफी में, किसी भी थ्योरी में, या अपनी किसी भी टीचिंग में ऐसा नहीं कहा। बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उनको भगवान, एज अ भगवान मानने लगे, और मूर्ति पूजन उनकी शुरू हो गई। नाउ द बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर्स। अब ये सुपर नेचुरल पावर्स में भी बिलीव करते थे, कौन, वज्रयाना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी था, मुश्किल नहीं था। अब आते हैं हम हिंदुइज्म पे। हिंदुइज्म क्या है, ये एक ड्यूलिस्ट फिलॉसफी है। ड्यूलिस्ट कैसे है, चलो कोई नहीं, हम जान लेंगे। वैसे तो जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें दोनों है, मोनिस्ट भी है और ड्यूअलिज्म भी है, दोनों ही है। लेकिन जो डोमिनेट करता है ना, वो ड्यूअलिज्म है, तो ये डोमिनेट करता है। अब जिसका मेन कंसेप्ट है ना हमारे हिंदू धर्म का, दैट इज रियलाइजिंग मेटाफिजिकल एनर्जी विद इन अस। मतलब जो मेटाफिजिकल एनर्जी है हमारे खुद के अंदर, उसको रियलाइज करना। जब आप उसको रियलाइज कर लेंगे ना, तो हमें जो एनलाइटमेंट है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म के नाम से, ये मशहूर है, पॉपुलर है, या सनातन धर्म भी से कहा जाता है। टू अटेन मोक्ष मैन विल हैव टू डोमिनेट प्रकृति। अब ये क्या कहता है कि भाई अगर इंसान को मोक्ष पाना है ना, तो उसको प्रकृति पे तो डोमिनेट पाना ही पड़ेगा। अब प्रकृति क्या है, हिंदू धर्म कहता है कि इंसान में दो चीज़ें हैं, एक प्रकृति, यहाँ लिख रखा है कि प्रकृति, और एक है पुरुष। तो पुरुष ये वो वाला नहीं, आदमी वाला पुरुष यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो उसको मत सोचना। ये मानते हैं कि अगर एक लिविंग बीइंग, यानी कि जो जीव है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, प्रकृति भी और पुरुष भी। लेकिन अगर इंसान को मोक्ष पाना है तो उसको प्रकृति पे काबू पाना होगा, उसको डोमिनेट करना होगा, किसी पुरुष को। तो या प्रकृति यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है माया को, यानी मोह माया,
और पुरुष यहाँ रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी या मेटाफिजिकल एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस जब पुरुष इस पे डोमिनेट पा लेगा तो आप मोक्ष की तरफ चल पड़ेंगे। बट अगर आप प्रकृति ज़्यादा हावी हो जाती है तब आप मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ होती है इंसान में, या किसी एक हम एक सिर्फ एक ही रख सकते हैं, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है डोमिनेट कौन कर रहा है। ठीक है। और मेनली हम यहाँ क्या करते हैं, स्टेट ऑफ अविद्या। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, अविद्या का भाव होता है, उसको विद्या नहीं होती है उसमें, लेकिन उसका जो रास्ता है अविद्या टू विद्या, वो चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं हमारे हिंदू धर्म में। अब भगवत गीता में हमें त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, एक तामसिक, एक सात्विक और एक राजसिक। तामसिक लोग कौन होते हैं, वो लेजी होते हैं, इनमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो नेगेटिव एनर्जी, लेजी और जलन की भावना और ये सारी चीज़ें होती हैं कौन से, तामसिक लोगों में। और ऐसा ये तीनों चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान में, एक इंसान में, एक इंसान में नहीं, एक इंसान में ये तीनों की तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब ये होता है कि डोमिनेंस किसका है, तामसिक का, सात्विक का या राजसिक का। तो ये चीज़ है, सात्विक में क्या होता है, स्पिरिचुअल इंसान होता है, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं अगर ये डोमिनेट कर जाए सात्विक तो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और रिलीजियस पीपल होते हैं एक तरीके से। फिर आता है राजसिक। राजसिक होते हैं वर्काहोलिक। अगर ये डोमिनेट कर जाए तो इंसान काम 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 और काम ही करता रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, वॉयलेंस पे बिलीव करते हैं, पावर को डोमिनेट करना चाहते हैं, ये राजसिक पीपल। तो अभी डोमिनेंस किसका होता है, वो चीज़ है। तो अगर हमारी भगवत गीता के अनुसार हम देखें तो त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व होता है, तामसिक, सात्विक और राजसिक। ठीक है। अब ये तीन रास्ते हैं टू अटेन सल्वेशन या निर्वाणा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, सल्वेशन, बुद्धिज्म में क्या बोलते थे, निर्वाणा। बात एक ही है, अलग डिफरेंस कोई कुछ नहीं है। तो तीन रास्ते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। ये तीन, वैसे तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म यानी कि राइट एक्शंस, आप अपने कर्म पे चलिए, अपने कर्म का खाइए, अपने कर्म का कीजिए। भक्ति यानी भक्ति में लीन हो जाना। ज्ञान, आप में ज्ञान कितना है। अब आप खुद देखिए, अगर आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम नॉलेज हो गया, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बट आप कर्म ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको सल्वेशन मिल सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप कर्म कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, ओके गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है, आप में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तब भी क्या आप सल्वेशन हासिल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आप मानेंगे नहीं ना भगवान वाली चीज़ है या नहीं, क्योंकि आप मोह माया में फंस के रह जाएंगे। आपको लगेगा ये आपका सिर्फ कर्म है, आप उसी में फंस के रह जाएंगे। ठीक है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में ज्ञान ही नहीं है, तो अगर ज्ञान, बिना ज्ञान के भक्ति, वो भक्ति नहीं, वो अंधभक्ति, अंधविश्वास जिसे बोलते हैं, वो होता है। तो भक्ति के लिए भी ज्ञान ज़रूरी है, आप अपने कर्म भी करेंगे तो वो चीज़ें। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो ये सल्वेशन अगर आपको अटेन करना है तो आपको तीनों अपना एक सही अमाउंट में फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है। देन हमारा आ जाता है सूफिज्म। सूफिज्म क्या है, ये भी ड्यूअलिस्ट है, ये दोनों चीज़ों को मानता है, बॉडी और आपकी सोल। लेकिन ये क्या है, नो रीबर्थ, ये पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते। एलिमेंट्स ऑफ मैन, अभी इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। जसद, जसद किसे बोलते हैं, बॉडी को। और सूफिज्म मानता है कि ये एक पिंजरा है, हमारी सोल को कैद किए हुआ है, कौन, हमारा शरीर। और जो सूफिज्म है ना, ये इस्लाम धर्म का एक लीनियंट सा फिलॉसफीज है, थ्योरीज है, धर्म मान सकते हैं, थोड़ी लीनियंट। जैसे कि बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था ना, थिरवाड़ा, महायाना और वज्रयाना, तो वज्रयाना बहुत लीनियंट था, तो इस तरीके से सूफिज्म है। ठीक है। जैसे बॉडी, रूह, हम सोल को बोलते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम आत्मा बोलते हैं, लेकिन सूफिज्म में, इस्लाम धर्म में हम क्या बोलते हैं, रूह। अक्ल, माइंड या इंटेलिजेंस को, नफ्स, सेल्फ को, यानी कि हम ईगो बोल सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ईगो, सुपर ईगो, तो वो नफ्स वाला काम कर रहा है यहाँ पे। कल्ब, इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये। तो सूफिज्म में अभी इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे बाकी। फिर है हमारी इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ये कौन है, ये फादर हैं हमारी इंडियन साइकोलॉजी के। कौन, नरेंद्र सेन गुप्ता। Now in 2002, Indian psychology formally established as a branch of psychology at a conference in Pondicherry. अब as a 2002, हमारे 2002 में हमने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है या एस्टेब्लिश किया है हमारी साइकोलॉजी ब्रांच को द साइंटिफिक मैनर।
उससे पहले साइकोलॉजी थी, 1916 में ही आ गई थी हमने, लेकिन एज अ फॉर्मली एक्सेप्ट कब किया है, 2002 में। अब आती है एक टर्म इंडिजनाइजेशन। इंडिजनाइजेशन क्या होता है कि एक प्रॉपर कल्चर में, एक प्रॉपर सोसाइटी में, एक प्रॉपर एरिया में जो चीज़ें फॉलो की जाए उसको हम बोलते हैं इंडिजनाइजेशन। वर्ल्ड वाइड लागू नहीं होते हैं। इसमें भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है एंडोजीनियस और एक होती है एक्सोजीनस। ठीक है, अब एंडोजीनस क्या होती है, बहुत ही रिजिड होते हैं, ये प्योर, इनको चाहिए प्योर फॉर्म। ये कहते हैं या तो भाई सिर्फ वेस्टर्न फिलासफीज़ हैं वही फॉलो करो, या जो ईस्टर्न फिलासफीज़ हैं वही फॉलो करो, मर्जी है आपकी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलो सिर्फ एक करो। इनमें दोनों को मिला के आप कुछ कचरा कर दोगे, हमें चाहिए प्योर फॉर्म किसी भी थ्योरी या किसी भी फिलासफी या किसी भी रिसर्च की। ये मानते थे इस चीज़ में, लेकिन ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। एक चीज़ हम ऐसा थोड़ी ना, अब एक थ्योरी को अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो हर जगह फॉलो हो। तो अब हमने क्या किया, एक्सोजिनस को फॉलो किया। ये बड़ी फ्लेक्सिबल है, ये अडप्ट कर लेती है न्यू न्यू थ्योरीज़ को, दोनों थ्योरीज़ को मिला देती है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो फॉलो करती है। तो हमने इसे अच्छे से फॉलो किया। अब एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, जॉन अडायर। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिजिनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने में विद मैनी इंडियन कलीग्स। ओके, अब ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये बता रखा है जो इंडियन साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं ना, जो भी हमारे एस्टेब्लिश हुए इंडियन साइकोलॉजी, या जो भी उसमें फेर बदल रहे हैं, वो यही हैं। इसके अलावा कहीं से भी बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही है कि 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा एस्टेब्लिश हुई हमारे यहाँ, फिर ऐसे ऐसे। अब 1916 के बाद है ना 1924 है यहाँ जो मैंने लिख रखा है मैसूर, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, बाकी सब सीरीज में है। देन 1943 कटिंग हो गई, शायद आपको समझना है, मैंने इसलिए लिख दिया। और फिर इस तरीके से एट लास्ट क्या हुआ, 2002 में हमने फॉर्मली एस्टेब्लिश कर लिया हमारी साइकोलॉजी एज अ ब्रांच। ओके, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो ये आपके काम आएगा और आप अपने टेबल बना सकते हैं। ओके, तो लास्ट है हमारा ये ना, अडेयर हमने भी पढ़ा था, कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा कि जो इंडिजनाइजेशन है ये अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स पढ़ लेते हैं एक बार। कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ रिसर्च इन डिज़ाइनिंग अ स्टडी एंड डिस्कस इट्स फाइंडिंग। जो कल्चरल सेंसिटिविटी है वो रिसर्च करने के लिए हमें समझनी पड़ेगी। साइटेशन फ्रॉम वंस ओन कल्चर, एक दूसरे का रेफरेंस, साइटेशन यानी कि रेफरेंस, एक दूसरे के कल्चर का रेफरेंस ले लीजिए जब आप कोई भी थ्योरी बनाते हैं, अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड मेथड्स। अब ये कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, जो कल्चर का डेवलपमेंट होता है किसके होता है, बेस्ड कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, थ्योरीज क्या है, मेथड्स क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्या है। मोस्टली क्या होते हैं हमारे इसमें, क्वालिटेटिव होते हैं। कल्चरली एंकर टेस्ट, कल्चर के बेसिस पे आप टेस्ट कीजिए। क्रॉस कल्चर कंपैरिजन, अब जब भी आप कोई थ्योरी बना रहे हैं तो उसमें क्रॉस कल्चर कंपैरिजन तो डेफिनेटली कीजिए। जब आप कंपैरिजन करेंगे तभी आपको उसका बेस्ट आउटपुट है वो मिलेगा। फिर इंडियन साइकोलॉजी स्पिरिचुअल इन ओरिएंटेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन वेडिकल मेथड्स। जो इंडियन साइकोलॉजी है वो कैसी स्पिरिचुअल है हमारी ओरिएंटेशन में, सबको पता है। ठीक है, अभी क्या है, ये क्या है, वर्टिकल मेथड्स पर बेस्ड होती है हमारी इंडियन साइकोलॉजी। वर्टिकल मेथड्स यानी कि जो इनका एम होता है ना, वो होता है सिर्फ ट्रुथ सीकिंग, सिर्फ सत्य का पता चलना। कैसे पता कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट सत्य का पता चलना चाहिए। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स को अप्लाई करती है। ठीक है, it is an applied psychology done. Goals of Indian psychology is to help the person transcend from a conditional state, यानी कि मैकेनिकल एंड हैबिचुअल थिंकिंग, टू एन अनकंडीशनल स्टेट ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन। मतलब इंसान को ये वही बात है, इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊँ तो मोह माया से दूर होकर अपना जीवन जीना, अपना एक फ्रीडम वाला जीवन जीना, जहाँ पर आप खुद को एंजॉय करें, भक्ति को एंजॉय करें, इस तरीके से। ठीक है, तो कल हम इसको और ब्रीफ में करेंगे। ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कल जो वीडियोस आएंगे हम नेक्स्ट वो इसी पे बेस्ड होंगे। वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।